केरला हेलो। एथियस्ट जी भाई। आप सब पैनल को मेरा नमस्कार। आदाब। अ, मेरा एक क्वेश्चंस थे 2-3। मैं मेरे सब भाई आपके एक थोड़ा सा ओपिनियन आगे जानना बढ़ने से चाहता पहले था। आप इस वक्त एथियस्ट हैं और पहले आप हिंदू थे, सनातनी थे या मुसलमान थे? मैं पहले क्रिश्चियन था। पहले क्रिश्चियन थे, अब आप एथियस्ट हैं। ओके। अ, हाँ, अब ये मैं एथियस्ट हूँ। एक्चुअली मैंने ह्यूमन वर्सेस साइंस के कुछ वीडियोस देखे थे, जिसके ओके। बाद मेरे को लगा कि सही एथियस्ट मेरे जो वर्ड्स है, जो मेरे थिंकिंग है उनके साथ मैच हो रहा है, इसीलिए मैं एथियस्ट की तरफ चेंज हुआ। ठीक है, यानी मतलब ये एक तो साइंटिस्टिक माइंड रखते हैं, बस इतनी बात है। ठीक है। हाँ, हाँ। ठीक तो है। मेरा एक क्वेश्चन, मेरे 3-4 क्वेश्चन है जिसमें मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि अगर आपके बच्चे हैं और आपके पास पावर है और आप मरने के बाद उनसे पूछना चाहते हो कि अगर उनको आप सजा देना चाहते हो, जैसे कि आप वर्ड से भी उनको सुधार सकते हो और आग में डाल के हेल और हेवन का कॉन्सेप्ट भी रखना चाहते हो, तो आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे करके? ठीक। लोडेड क्वेश्चन है, इसका जवाब देंगे जरूर, और उसके बाद फिर आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। डिपेंड ठीक है। करता है कि उन बच्चों की नाफरमानी कितनी है। मान लीजिए उन हम्म, बच्चों की नाफरमानी ये है, नाफरमानी का मतलब डिसोबीडियंस। आप शायद हम्म, पता नहीं कितनी उर्दू जानते होंगे, अभी उर्दू में बात हो रही थी, तो डिसोबीडियंस का लेवल क्या है? डिसोबीडियंस का हम्म, लेवल ये है कि अगर माँ बाप या बाप को कह लें, बाप की बात उन्होंने नहीं मानी, बाप ने कहा भाई फला जगह चले जाओ, वो नहीं गए, बाप ने कहा भाई उठ जाओ, उठे नहीं, वक्त पे नहीं उठे, खाना नहीं खाया, वो वगैरह वगैरह छोटी छोटी चीजें है ना। तो हो सकता है कि बाप उनको स्कोल्ड करे, यानी उनको गुस्सा करे, डांटे, और बस यही डांट जो है उनकी सजा हो। लेकिन अगर वो बाप को बाप मानने से इंकार कर दें, कहेंगे नहीं ये है, तो घर में तो हम इसी के रह रहे हैं, बाप नहीं है, तो फिर बाप जो है उसके पास ऑप्शन होगा कि जिस एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जाकर वो अपनी औलाद को सजा दे, उसको देनी चाहिए, चूंकि उन्होंने तो बाप मानने से इंकार कर दिया ना। तो डिपेंड करता है कि डिसोबीडियंस किस लेवल की है। तो अब मुझे हाँ, पता है कि आप इसको खुदा पर फिट करेंगे, और खुदा पर हाँ, मैं इसलिए फिट उसीलिए करेंगे, हाँ मैं खुदा सिर्फ पर आपका इसलिए फिट एग्जांपल दे करेंगे, रहा नहीं नहीं, होल्ड ऑन, खुदा पर आप इसलिए फिट हूँ। करेंगे क्योंकि आपका जो पुराना वर्ल्ड व्यू है उसमें खुदा का और जो मखलूक है उसका जो ताल्लुक है वो बाप और बेटों जैसा है। यानी आपको ये हाँ, बताया गया बचपन से कि जो गॉड है हम उसके बच्चे हैं, और वो फिर सही है। मखलूक को जो है वो आग में जलाएगा। तो आप फिर उसको कहेंगे कि भाई वो आग में क्यों जलाएगा, वो नाराजगी के, वो नाराज होकर भी तो सजा दे सकता है। तो जाहिर है कि वो नहीं, 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 उस मखलूक मेरा को क्वेश्चन, हाँ, बोलिए। वो उस मखलूक को आग में जलाएगा जो मखलूक उस गॉड को गॉड मानने से इंकार कर देगी। ठीक है, आग में वो जलेंगे हाँ, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं, जी। मेरा क्वेश्चन ये है सर हम्म, कि गॉड तो सुप्रीम है, गॉड के पास बहुत पावर है। हम्म। गॉड सिर्फ एक वर्ड से भी उस इंसान को पूरी सजा दे सकता है, तो फिर वो आग में क्यों डालेगा करके? अगर ये बात हो कि वो एक वर्ड से भी पूरी सजा दे सकता है, तो फिर एक आदमी जो है ना कभी भी आइडल वर्शिपिंग से या खुदा के इंकार से रुकेगा नहीं। मसलन मैं आपसे कहूं कि भाई आपकी इस थ्योरी को मान लिया जाए कि भाई मुशरिक जो हैं, जो शिरक करने वाले हैं, आइडल वर्शिपर्स हैं, उनको इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खुदा तो एक वर्ड से पूरी सजा दे देगा। उनको किसी भी तरह का कोई, उनके दिल में जर्रा बराबर भी खौफ पैदा ही नहीं होगा। ये पॉसिबल ही नहीं है कि वर्ड से सजा दी जाए। इंसान को सजा उससे उस चीज की दी जाती है जिसका उसको डर हो। वर्ड का किसी को डर नहीं होता, वर्ड तो खुदा का मौजूद है। भाई आपके नजदीक बाइबल में और हमारे नजदीक कुरान में खुदा का वर्ड है। खुदा ये कह रहा है कि आइडल वर्शिपिंग ना करो। खुदा ये कह रहा है कि हजरत ईसा को खुदा का बेटा ना मानो बायोलॉजिकल। आप मानते आ रहे हैं, आइडल वर्शिपर करते आ रहे हैं, तो खुदा के डर से डर, खुदा के वर्ड से डर कहां लगा आप लोगों को? नहीं लगा ना। तो अब आग की जरूरत है। ठीक है, ठीक है, मेरा अगले क्वेश्चन के लिए जाता हूं मैं। सेकंड अब मैं क्वेश्चन है। अपने आपसे सवाल कर लूं। हाँ आसिफ हाँ, भाई भी। ठीक है। अब ये जो आपने कहा कि मैंने साइंस वर्सेस रिलीजन क्या था, वो कौन सा चैनल देखा, तो मैंने देखा भाई हाँ, रिलीजन। तो हाँ, अब मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि साइंस एक सुप्रीम अथॉरिटी है, इसको आप साइंटिफिकली प्रूव कर दीजिए। साइंस एक, अगेन का क्वेश्चन समझ में नहीं आया। साइंस एक सुप्रीम अथॉरिटी है राइट और रॉन्ग को जांचने की, इसको आप साइंटिफिकली प्रूव कर दीजिए।
साइंस सबसे आगे है, क्योंकि हमको कुछ बीमारी होती है तो हम प्रे करते हैं, लेकिन हमसे कुछ नहीं होता, हमको हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है। मैंने आपसे ये नहीं पूछा, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि साइंस ही एक अल्टीमेट अथॉरिटी है राइट और रॉन्ग को जांचने के लिए, राइट और रॉन्ग को जांचने के लिए अल्टीमेट अथॉरिटी है। ये साइंटिफिकली प्रूफ कीजिए। जैसे कि आप लोग खुद भी, मैंने आपके चैनल में भी देखा है कि आप बहुत सारे जगह में आप लोग साइंस का यूज करते हो, क्योंकि आपको प्रूव करना पड़ता है कि रिलीजियस सही है, यानी आप भी साइंस का ही यूज कर रहे हो। नहीं, रिलीजन के लिए यूज नहीं करते, लेकिन हमें साइंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम खुद साइंस पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, हमें साइंस से आपका ये दावा है, सुने केरला एथिस्ट भाई, आप ये कह रहे हैं कि साइंस जो है वो आपकी रियलिटी को डिफाइन कर सकती है। क्या साइंस आपको ये बता सकती है कि हु आर यू, कौन है? एक्चुअली साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को यूज करिए और मुझे इसका आंसर दीजिए, हु आर यू। आप रिलीजन के हिसाब से बता दीजिए तो मुझे समझ में आएगा, तो मैं आपको साइंटिफिक हिसाब से आंसर दूंगा। आपने कहा कि साइंस जो है वो सब कुछ है। अगेन आई एम आस्किंग, हु आर यू, इसका डिफिनेशन मुझे एज पर साइंटिफिक मेथोडोलॉजी आप दें। अच्छा, और साइंटिफिक मेथोडोलॉजी भी पूछ लें कि क्या है। जी जी, केरला एथिस्ट भाई, आपको पता है व्हाट इज साइंटिफिक मेथोडोलॉजी? साइंस क्या है? आपको यही पता है कि साइंस क्या है? मुझे अभी भी आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसीलिए मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ। साइंस क्या है इसको डिफाइन करना। साइंस क्या है, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी क्या है, ये बता दें आप हमें। जी, साइंटिफिक मेथड इतना ही है कि अगर हम कोई चीज करते हैं, अगर हमने उसे 10 बार किया है तो भी 10 बार रिजल्ट सेम आए, उसे साइंटिफिक, यानी किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए हम जो मेथड का यूज करते हैं उसे साइंटिफिक मेथड कहते हैं। नहीं, आप गलत हैं, आपको नहीं पता साइंटिफिक मेथोडोलॉजी क्या है। साइंटिफिक मेथोडोलॉजी वेरिफिकेशन का मेथड नहीं है, दैट इज अ फॉल्सिफिकेशन मेथड। साइंटिफिक मेथोडोलॉजी इस पे काम नहीं करता कि हम चीजों को प्रूव करें। साइंटिफिक मेथोडोलॉजी इस पे काम करता है कि हम चीजों को फॉल्सिफाई कर सकते हैं या नहीं। इसलिए वो चीज जो फॉल्सिफाई नहीं होती वो साइंस का कंटेंट नहीं है, उससे साइंस कभी डिस्कस नहीं करता। हु आर यू जो है ना, इसका कोई फॉल्सिफिकेशन नहीं है, तो वो साइंस कहेगा इसका आंसर हमारे पास नहीं है। हाँ, तो आप साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को भी बेसिकली नहीं जानते। मुझे साइंस में यही अच्छा लगता है कि अगर साइंस से हम कोई भी चीज, जैसे कि मैंने चैट जीपीटी से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। भाई आप साइंस को जानते ही नहीं है, उसके बावजूद आपको अच्छा लग रहा है। साइंस तो हमें भी बहुत अच्छी लगती है, इसमें हमने किया है कि मैं बहुत खराब केरला नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, चैट जीपीटी से जब भी कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर साइंस को उसका जवाब नहीं मालूम तो साइंस सिंपली कह देता है कि मुझे उसका जवाब नहीं मालूम। लेकिन अगर मैं रिलीजियस सेम क्वेश्चन में अगर मेरे पापा मम्मी से पूछता हूँ तो वो मुझे 1000 रीजन बता सकते हैं, तुम क्वेश्चन पूछ नहीं सकते। जैसे कि मैंने पूछा कि केरला एथिस्ट भाई, चैट जीपीटी साइंस नहीं है। वहां एक बंदा बैठा हुआ है जो मेरी तरह कोडिंग जानता है, वो वहां आंसर फीड करता है जो आपको मिलता है। चैट जीपीटी इज नॉट साइंस। ठीक है, एक्चुअली साइंस मेरा भी सब्जेक्ट नहीं है। मैं अभी आपका अगला क्वेश्चन में जाना चाहता हूँ। ऐसा ना करें कि साइंस आपका आपने साइंस को सब्जेक्ट बनाकर खुदा का इनकार किया भाई। आपका सब्जेक्ट, क्योंकि मुझे अभी एग्जांपल, जैसे कि मुझे ये साइंस ने कभी प्रूव ही नहीं, हम पूरा रिलीजन बेस है वो सोल पे चलता है, और साइंस ने क्लियरली बोला है कि सोल जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। तो ठीक है, अब आ गए ना बात। इसका मतलब ये कि आप साइंस पर ईमान लाए हुए हैं, रिलीजन को छोड़कर साइंस पर आप ईमान ले आए। तो आपसे आसिम भाई ने जो सवाल किया कि साइंस क्या है, देखो हम रिलीजन पर ईमान लाए, अल्लाह पर ईमान लाए, तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि रिलीजन क्या है, अल्लाह की जात कैसी है, क्या है, जितना उसने डिफाइन किया है हम उसको बता सकते हैं। आप बताएं साइंस क्या है, साइंटिफिक मेथड क्या है। आप दोनों नहीं बता पाए जो बुनियादी चीज है। ये बेटर है कि मुझे उसके बारे में नहीं मालूम, अगर आप उस क्वेश्चन में ना जाए। मेरा सिर्फ थोड़े बहुत जो डाउट है वो आप क्लियर करके देखें तो अच्छा है। भाई देखिए, हम इसलिए ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्योंकि आपने दावा किया कि साइंस की वजह से, मैंने साइंस को जो है वो अब एक मेथड मान लिया है जिससे मैं रियलिटी तक पहुंच सकता हूं, और वो मेथड ही नहीं पता आपको। तो आप मतलब इससे ज्यादा इरेशनल क्या होगा कि मुझे जो रास्ते के बारे में पता ही नहीं है। साइंस अकेला नहीं है, मैं कुछ जैसे कि साइकोलॉजिकल क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था कि अगर गॉड के पास इतना सुप्रीम पावर है कि गॉड 1 सेकंड में लोगों को सुधार सकता है या जो चीज कर सकता है, तो फिर ये हेवन और हेल का कॉन्सेप्ट कैसे आता है। वो मुझे बहुत पहले से हमेशा खटकता था कि मेरे दिमाग में कि ऐसा क्या है, गॉड क्यों ऐसा एक इंसान को हेवन में डालना चाहता है। वो आपकी अपब्रिंगिंग है, जो क्रिश्चियन अपब्रिंगिंग है ना, वो है उसके पीछे, क्योंकि आपको बस ये बताया गया कि गॉड जो है, इसीलिए मैं आपको बहुत लंबा डिस्कशन ना करके सीरीज
आपका ओपिनियन जानूंगा तो मुझे थोड़ा बहुत जानकारी मिलेगी, केरला इसलिए मैं भाई 3-4 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ बस। प्रॉब्लम है, वो जो है ना, वो क्रिश्चियनिटी की प्रॉब्लम है कि एक तरफ इसलिए हमने कहा ना कि क्रिश्चियनिटी जो है वो एक मीनिंगलेस बात करती है। एक तरफ कहती है कि गॉड इज ऑल लविंग, वो कभी कुछ करता ही नहीं, कुछ सजा ही नहीं देता, और दूसरी तरफ वहाँ हेल का भी कॉन्सेप्ट है। तो क्रिश्चियनिटी जो है वो मीनिंगलेस बात करता है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ खुदा जो है, खुदा की आप मखलूक हैं, खुदा के बंदे हैं। खुदा जो है वो जहाँ ऑल मर्सीफुल है, वहीं वो जो है वो पावरफुल भी है, और वो कहार भी है, वो सजा भी देने वाला है, वो पकड़ भी करने वाला है, और बहुत शदीद पकड़ करने वाला है। तो हमारे यहाँ इस तरह का कोई मीनिंगलेस कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आपकी जो ये प्रॉब्लम है हेल के लिए, वो क्रिश्चियनिटी की अपब्रिंगिंग है। बाकी आपने जो साइंस को एक मेथड बनाया है, सो बस लोग हैं क्या, आप भी बस उसमें ही दिख रहे हैं कि लोगों ने ना एक साइंस का एक बुत बना रखा है, एक आइडल बना रखा है। लोग जानते ही नहीं कि वो है क्या, साइंस क्या है, लेकिन दिन रात साइंस साइंस का नाम लेके रिलीजन को गाली देते हैं, इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हैं, हालांकि उनको खुद नहीं पता कि साइंस क्या है। तो ये सही तरीका नहीं है केरला एथिस्ट साहब, ये सही तरीका नहीं है कि आप साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को जाने ही नहीं और आप कहें कि भाई मैं तो बस साइंटिफिक मेथोडोलॉजी से सब कुछ करता हूँ, लेकिन आपको पता ही नहीं कि वो है क्या। तो ये सही तरीका नहीं है। मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन में ह्यूमन वर्सेस साइंस का मैंने जब वीडियो देखा था तो उसका एक ही क्वेश्चन से मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया था कि जब उन्होंने फ्री विल की बात की थी। मैंने आपसे पहले एक बार मैं आपसे चैट में आया था, इसी चैट में, तो मैंने आपसे भी फ्री विल की बात की थी, तो आपने मुझे बोला था मेरा आईक्यू बराबर नहीं है करके मुझे निकाल दिया था, तो मुफ्ती साहब ने, तो मेरे को भी वो हाँ आपने मुझे बोला था। मैं चैट से किसी को नहीं निकालता भाई, मैं तो चैट देखता नहीं निकाला नहीं, नहीं चैट मतलब इसमें लाइव चैट में। अच्छा लाइव कॉन्वर्सेशन में आप आए थे, तो इस नाम से नहीं आए होंगे, किस नाम से आए होंगे, और वाकई फिर आईक्यू का मसला होगा भाई। हाँ, फ्री विल में मैंने ये पूछा था कि गॉड के बारे में आगे की बात अगर गॉड को मालूम है तो कैसे सुधार नहीं सकते, जैसे कि अगर भाई आप बताएं, आप फ्री विल मानते हैं कि आपको फ्री विल है? मेरे हिसाब से फ्री विल नहीं है, और उस समय आपने मुझे बताया था कि गॉड टाइम से बाहर है। साहब आपको फ्री विल नहीं है, आप ये मानते हैं कि आपको फ्री विल नहीं है? नहीं है, मेरे हिसाब से फ्री विल नहीं हो सकता। फ्री विल है, फ्री विल है तो गॉड उसके साथ कनेक्ट है। मेरे हिसाब से अभी मेरे हिसाब से गॉड नहीं है, यानी मैं एथियस्ट की तरफ हूँ, तो इंसान के फ्री विल की बात हो रही है। आप अपनी बात करें, आपको फ्री विल है या लोगों को फ्री विल है या नहीं? मुझे समाज में जितने लोग हैं फ्री विल है, 100% फ्री विल है। आप कह रहे हैं कि फ्री विल से मुझे प्रॉब्लम है? नहीं, गॉड कॉन्सेप्ट में आ जाता है तो गॉड फ्री विल नहीं है करके। कैसे मैं नहीं आपको उसी का एग्जाम, अगर अभी कुरान में लिखा हुआ है। अच्छा आपको फ्री विल है, कितनी फ्री विल है? अब मेरे क्वेश्चन आप सुनोगे तो अब मेरे को आपको समझ में आएगा, मुझे समझ में आएगा। आपके क्वेश्चन को तो समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको आपने कहा फ्री विल है, कितनी है? अगर गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं है तो मुझे पूरा फ्री विल है। कितना फ्री विल है? यानी मैं अगर चाहता हूँ कि मैं किसी को थप्पड़ मारना चाहता हूँ तो मैं मार सकता हूँ थप्पड़। ठीक, और अगर आप ये चाहते हैं, मैं उनका टेस्ट लेना चाहता हूँ, इनके फ्री विल का मैं टेस्ट लेना चाहता हूँ। केरला एथिक भाई, आप अभी खड़े हैं, बैठे हैं, क्या कर रहे हैं आप? मैं बैठा हूँ अभी। खड़े हो जाएं थोड़ा। हाँ हो गया, बोलो। एक पाँव उठाएं। उठाया अभी। दूसरी भी उठाएं। अभी खड़े हो गए तो गिर जाओगे, वो तो फ्री विल आपको कह रहे थे, मुझे एब्सोल्यूट फ्री विल है। हाँ फ्री विल है, लेकिन मुझे उसका अगर मैं दूसरा उठाऊंगा तो मैं गिर जाऊंगा, मुझे उसका कॉस्ट मालूम है कि मैं गिर जाऊंगा करके, इसलिए मैं नहीं उठा सकता। ये वाली ख्वाहिश तो होगी कि आप आज अंबानी जितनी दौलत ले लें, ये ख्वाहिश है? हाँ 100% है ख्वाहिश है, लेकिन मिल नहीं पा रही है, ना मिली अभी तक। हाँ, तो फ्री विल कहाँ है? फ्री विल होती तो आप चाहे आज अंबानी बन जाते, कल को अडानी बन जाते। फ्री विल मतलब मैं सोच सकता हूँ, लेकिन मेरे को अगर मिलना है तो उसके लिए मुझे मेहनत करना पड़ेगा या फिर मुझे कुछ और करना पड़ेगा, लेकिन मैं फ्री विल मतलब सोच सकता हूँ। ना मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लोग भाई, अंबानी से ज्यादा लोग मेहनत करते हैं, नहीं बन पाता। अच्छा मैं आपको फ्री विल के बारे में एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि एक मिनट भाई, एक सेकंड भाई रुकिए सर। हजरत इन्होंने कहा कि मुझे फ्री विल है, मैं किसी को थप्पड़ मार सकता हूँ, क्या आपको ये फ्री विल है कि आप किसी का मर्डर कर सकते हैं? हाँ मैं मार सकता हूँ, उसके बाद मुझे बस कॉन्सिक्वेंस जो होगा वो अलग होगा, लेकिन मैं मार सकता हूँ। तो फ्री है आप किसी का मर्डर? मुझे उसके बाद सजा मिलेगी, मुझे गवर्नमेंट से सजा मिलेगी, वो अलग बात है, लेकिन मेरी फ्री विल है, मैं कर सकता हूँ। वो एक अलग बात है। मैंने आपसे जो सवाल किया वो रिस्क के ताल्लुक, नहीं सस्टेनेंस। जैसे अडानी के पास दौलत है, आपने कहा भाई मेरे पास फ्री विल है, मैं मेहनत करूंगा तो कमा लूंगा। बहुत सारे लोग अडानी से ज्यादा, अंबानी से ज्यादा मेहनत करते नहीं कमा पाते।
सही है, आपकी बात सही है, 100% सही है, लेकिन फ्री विल का और क्वेश्चन वो नहीं है। तिगना मेहनत करते हैं और नस्लें मेहनत कर लेती हैं। चलो आपने कहा भाई वो उसका जो मौजूदा क्या नाम है उसका, मुकेश अंबानी, उसका जो बाप था धीरू भाई अंबानी, उसने मेहनत कर ली थी, ठीक है। तो इस तरह तो कई कई नस्लें एक खानदान में एक फैमिली के अंदर मेहनत करती हैं और अब अंबानी से ज्यादा मेहनत करती हैं, नहीं पहुंच पाते उस लेवल तक। तो क्या वजह है, वो फ्री विल किधर है? फ्री विल मतलब सोचना होता है, करना होता है, अगर करना आपको 100% पॉसिबल नहीं है। फ्री विल खाली सोचना नहीं होता मेरे भाई, फ्री विल खाली सोचना अच्छा, नहीं होता। मेरे फ्री विल अगर कुरान में लिखा है कि नेक्स्ट जो इनकमिंग है वो जीसस है। साइड में रखिए, आपने कहा फ्री विल है, लेकिन आप साबित नहीं कर पा रहे हैं कि है कि नहीं है। देखो सर, एक बात मैं आपको बोलता हूँ, मैं इधर आया हूँ, मैं आप लोगों का ओपिनियन जानने आया हूँ। नहीं, ओपिनियन हम देखिए, ओपिनियन इसी तरीके से जब डायलॉग होता है, हम सवाल करते हैं तो ओपिनियन इस तरह से निकलती है। मसलन आपकी फ्री विल ये है, आप ये चाहते हैं, ख्वाहिश है कि आप हमेशा जिंदा रहें। शायद नॉलेज वाइज में आप लोगों से बहुत कम हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों से पूछूंगा तो मुझे आपका यानी सवाल जवाब से ओपिनियन, सवाल जवाब से ही बात निकलती है, हम आपको कोई इंटरोगेट नहीं कर रहे। मैं आपसे एक सवाल ये कर रहा हूँ कि आपकी ये ख्वाहिश है कि आप हमेशा जिंदा रहें, ख्वाहिश है ना? हाँ। नहीं जिंदा रह पाते, कोई नहीं रह पाता, एक भी नहीं रह पाया आज तक, नहीं रह बड़े पाया, से बड़ा साइंटिस्ट नहीं रह पाया, तो फ्री विल कहाँ है? अच्छा, क्या आप ये डिसाइड करते हैं कि मुझे उस दिन मर जाना है? नहीं डिसाइड करते आप, नहीं करते। आप बाज मर्तबा लोग कोशिश करते हैं सुसाइड करने की, नहीं मरते। और बहुत से लोग, हर आदमी जिंदा रहने की कोशिश करता है, जिंदा नहीं रह पाता। किसी को नहीं पता किस दिन मरना है। क्या पैदा होने से पहले अपनी फ्री विल की बुनियाद पर यह तय किया था किस घर में पैदा होना है? नहीं किया था ना। तो भाई ना तो आने का टाइम फ्री विल पे, ना जाने का टाइम फ्री विल पे, ना खाने का कितना खाना मिलना है वो फ्री विल पर। तो आपके पास फिर फ्री विल है कितनी सिवाय थप्पड़ मारने के? शायद सही है आप, लेकिन मुझे मेरा क्वेश्चन पूछने दो, उसके हिसाब से आप मुझे आंसर दे दोगे तो फिर मुझे समझ में ज्यादा आएगा करके। ठीक है, जैसे कि अभी फ्री विल का क्वेश्चन पूछा है, मेरा सेकंड क्वेश्चन अलग था। थर्ड क्वेश्चन फ्री विल का था। मैं सिर्फ आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ, आप बहुत लंबा डिस्कस नहीं करोगे तो भी, क्योंकि आपके पास टाइम कम रहता है। तो सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि समझो आपके पास 50 या 1000 रोबोट है, जिसमें आपने एआई की मदद से उसमें आप अच्छी बात भी डाल सकते हो, बुरी बात भी डाल सकते हो, उसको एक सोचने की ताकत दे सकते हो। और उन 500 रोबोट में से 250 रोबोट्स अच्छे काम कर रहा है, 250 रोबोट गलत काम कर रहा है, और आप उसके लिए एक सजा भी रखते हो, हेल रखते हो, हेवन रखते हो, सब रखते हो। ये सब करने से इवन गॉड को क्या मिल रहा है, यानी गॉड को क्या मजा आ रहा है करके, गॉड इवन जो गॉड कॉन्सेप्ट है उनको क्या मजा आ रहा है करके, गॉड तो सुप्रीम है, उनको ये सब चीजें उनके लिए तो कुछ भी नहीं है कि वो एक दुनिया बनाए, उसके ऊपर ये सब मेहनत करे, उन सबको उनकी जरूरत नहीं है। यानी गॉड अकेला बैठ के बोर तो नहीं हो रहा, तो उन्होंने ये सब बनाया ही क्यों? इतनी बड़ी झंझट किया क्यों करके? ये सवाल भी कई मर्तबा हमसे किया जा चुका कि खुदा अकेला बैठकर बोर तो नहीं हो रहा था, तो उसने इतना सब झंझट किया ही क्यों? लेकिन इसका जवाब यह है कि किसी इंसान के बोर होने के लिए या मजा लेने के लिए ये जरूरी है कि वो टाइम में हो। मसलन आप बोरियत कैसे महसूस करते हैं कि यार इतनी देर हो गई मुझे बैठे हुए, फला आदमी आ ही नहीं रहा है, मैं तो यहाँ बैठा बैठा बोर हो गया, कहते हैं ना हम लोग। आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, डॉक्टर के यहाँ आप गए क्लिनिक में, आपका नंबर नहीं आ रहा है, अब आप बैठे हैं 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, आप क्या कहेंगे? यार बोर हो गए यहाँ बैठे बैठे। इसका मतलब ये कि वो टाइम गुजरता है और आप कोई चीज अचीव नहीं कर पा रहे हैं, अब आप बोर होते हैं। इमेजिन करें कि आप 3 घंटे गुजरे और आप कोई चीज अचीव कर रहे हैं, आप अपने वर्क प्लेस पर हैं, आपको एक टास्क दिया गया, वो टास्क मुकम्मल कर रहे हैं, आप 3 नहीं आप 8 घंटे काम करेंगे तो आप बोर नहीं होंगे, क्योंकि यू आर अचीविंग समथिंग, है ना। तो बोरियत का जो कॉन्सेप्ट है वो टाइम से और नॉट बीइंग एबल टू अचीव समथिंग एनीथिंग, इन दो चीजों से जुड़ा हुआ है। खुदा टाइमलेस है, और ये कहना कि ही वाज नॉट एबल टू अचीव एनीथिंग ये भी गलत है, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर अचीव ना कर पाता तो हम यहां कैसे होते? हम मौजूद हैं, इसका मतलब उसने अचीव किया। तो बोरियत का कॉन्सेप्ट आप खुदा की तरफ मंसूब कर ही नहीं सकते। आप ये कह नहीं सकते कि खुदा बोर हो रहा था बैठा बैठा, उसके लिए जरूरी है कि टाइम गुजरे और वो कुछ ना कर पा रहा हो। ठीक है, अभी आपने टाइम का, मैंने लास्ट टाइम पे सेम क्वेश्चन पूछा था, तो आपने मुझे बोला था खुदा टाइम से बाहर है करके, खुदा के लिए टाइम नहीं है करके। टाइमलेस है, बाहर अंदर नहीं, टाइमलेस है। ठीक है, तो टाइम का डेफिनेशन जहां तक मैं जानता हूं, टाइम का डेफिनेशन कुछ नहीं है, यानी मैंने साइंस का मदद भी लिया था, टाइम का डेफिनेशन साइंस के हिसाब से इतना ही है। नहीं ले सकते ना भाई, साइंस तो आप नहीं जानते ना, कैसे मदद ले ली थी? यानी टाइम का डेफिनेशन सिर्फ इतना ही आ रहा है कि एक दो
पार्ट, जैसे कि एक एटम हो या इंसान हो, कोई भी हो, जब एक कोई भी उसका फिजिकल स्टेट में चेंज होता है उसे टाइम बोलते हैं। जैसे घड़ी जैसा कोई चीज नहीं होता फिजिकल स्टेज। अगर गॉड टाइम से बाहर है तो फिर गॉड एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मेरे हिसाब से नहीं, किसने बताया? साइंस ने बताया ना आपको, साइंस ने बताया ना, साइंस के हिसाब से ही बताया। साइंस तो आप जानते अगर हैं, चैट जीपीटी या एआई टूल्स तो जानते हैं, हाँ एआई टूल्स तो जानते हैं। साइंस नहीं है। तो जब आप साइंस नहीं जानते, साइंस का मेथड नहीं जानते, तो मैं कैसे मान लूं कि साइंस ने बताया कि जिस चीज का फिजिकल स्टेट नहीं है वो एग्जिस्ट नहीं करती? ये कैसे मान लें? आप बता दो। नहीं, आप बता दो। अच्छा एक बात बताएं कि जिस चीज का फिजिकल स्टेट ना हो, क्या साइंस उस पर जज कर सकती है? क्या उसको फॉल्स, आसिम भाई ने जो पूछा था, क्या उसको फॉल्सिफाई कर सकती है? साइंस जिस चीज को नहीं जानता, साइंस ये क्लियरली बोल देता है कि मुझे नहीं मालूम। तो साइंस ने बोला कि मुझे नहीं मालूम कि जिस चीज का फिजिकल स्टेट नहीं है वो एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए साइंस बोलती ही नहीं कुछ। तो आप साइंस को आप कहां से बीच में ले आए? साइंस बोलती है कि ये गलत है क्वेश्चन। नहीं बोलती, साइंस ये कहती है कि हमें नहीं पता बिग बैंग से पहले क्या था, हमें नहीं पता। साइंस ये कहती है, ये नहीं कहती कि बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था, हमें पता है। यही मैं कह रहा हूं, आपको साइंस नहीं, आपको साइंस नहीं आती मेरे भाई। अच्छा, मैं यही पूछ रहा हूँ, साइंस आपको मालूम है, अगर आप उसका जवाब दे दो तो ठीक है करके। जवाब दिया ना, टाइम से जवाब दिया कि साइंस की बुनियाद पर यह तय नहीं किया जा सकता कि जिसका फिजिकल स्टेट नहीं है वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि साइंस इस बारे में कोई ओपिनियन नहीं रखती। रिलीजियस क्या बोलता है करके, पॉसिबल है करके। ऑफ कोर्स, न सिर्फ ये कि पॉसिबल है बल्कि है। खुदा का कोई फिजिकल स्टेट नहीं है और खुदा है। इसी कॉन्सेप्ट के कारण मेरे को रिलीजन से थोड़ा मुश्किल होता है कि जब कोई चीज इस कॉन्सेप्ट के कारण नहीं मेरे भाई, होल्ड ऑन, इस कॉन्सेप्ट के कारण नहीं, आपको हाँ, साइंस को आधा समझने के कारण आपको ये प्रॉब्लम हुई है। साइंस को आप पूरा समझते ना तो ये प्रॉब्लम ना होती, आपने आधा अधूरा समझा साइंस को। नहीं, लेकिन साइंस जैसे कि एग्जांपल इवोल्यूशन के बारे में जब हम बात करते हैं, साइंस एविडेंस देता है, रिलीजन क्वेश्चन नहीं बदल रहा। मैं आपको सुन रहा हूँ, माजरत दूसरे स्पीकर अगर इजाजत दें तो मैं काफी देर से आपको सुन रहा हूँ। यू आर जंपिंग अराउंड विद साइंस का लव। मैं बीच में ड्रॉप भी हो गया तो कन्वर्सेशन सुन नहीं पाया, आपने चैट जीपीटी का भी हवाला दिया, स्टफ लाइक दैट। गेलियन बार्कर और फिलिप किचर एक बहुत फेमस ऑथर थे, उनकी किताब है फिलोसफी ऑफ साइंस, अ न्यू इंट्रोडक्शन। वो कोट एंड कोट में आपके सामने इबारत पढ़ूंगा। वो कहते हैं, साइंस इज रिवाइजेबल, hence talk of scientific proof is dangerous because the term fosters the idea of conclusion that things are given on stone। ठीक है, अब आपने यहाँ पे एवोल्यूशन की मिसाल दी है। एवोल्यूशन के बारे में आपका जो गुरु है, जो सो कॉल्ड गुरु है जिनको आप मानते हैं, वैसे तो आप कह रहे हैं कि आप एथियस्ट हैं, नाम भी लगा लिया अपने आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए। चैट में सवाल आ रहे हैं कि भाई ये बंदा फॉर्मली क्रिश्चियन है लेकिन नमस्ते आगे कह रहा है, तो ये भी थोड़ा डाउटफुल है। खैर, लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट आपको देते हैं कि आप एथियस्ट है। रिवोल्यूशन का आपने हवाला दिया। रिचर्ड डॉकिंस की एक फेमस किताब है डेविल्स चैपलिन, उसके अंदर ये बात कहता है कि वी मस्ट एक्नॉलेज द पॉसिबिलिटी दैट न्यू फैक्ट्स मे कम टू लाइट व्हिच विल फोर्स आवर सक्सेसर ऑफ द 21st सेंचुरी टू अबैंडन डार्विनिज्म और मॉडिफाइड बियॉन्ड रिकग्निशन। के न्यू फैक्ट्स जब आपके पास आते जाएंगे, वही मैं कह रहा हूँ ना, साइंस इज रिवाइजेबल, जो हम मैंने पिछले ऑथर्स को कोट किया कि ऐसे फैक्ट्स भी आ सकते हैं हमारे सक्सेसर्स के बाद, यानी कि 22nd सेंचुरी वाले लोगों के पास, जो डार्विनिज्म को, एवोल्यूशन की थ्योरी को अबैंडन कर दें या पूरी इस तरह चेंज कर दें कि हमें पहचान भी ना आ सके। तो स्टॉप टॉकिंग अबाउट साइंटिफिक प्रूफ, स्टॉप टॉकिंग अबाउट साइंस ने ये कर दिया वो कर दिया, जस्ट लर्न अबाउट फिलोसफी ऑफ साइंस के, साइंस किस तरह काम करती है, लर्न अबाउट एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, और साइंस बेस्ड ऑन इंडक्टिव रीजनिंग। ये क्लिप जो है ना अलग से इंशाल्लाह गार्ड के लगेगा, तो सुन लीजिएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, और जाके उस चैनल पे अगर कोशिश करें उनसे राब्ता हो, जहाँ से ये बातें आप सुन रहे हैं, उनसे कहें इस चीज पे भी वीडियो बनाए कि साइंस इज बेस्ड ऑन इंडक्टिव रीजनिंग एंड रिलीजन इज बेस्ड ऑन डिडक्टिव रीजनिंग। ये दोनों चीजें आप याद कर लें, पीछे जाकर रिवर्स करके इसको सुन भी लीजिएगा। बाकी ओवर टू यू मुफ्ती साहब। आसिम भाई बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू रही। हाँ नहीं, बहुत गुफ्तगू ठीक हो गई। तो भाई सही है, एतीस साहब फिर आइएगा। ठीक है सर, ठीक है, नो प्रॉब्लम सर। एक रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो साइंस पढ़ना बंद करें। ठीक है, अच्छा, साइंस का मदद तो सब ले रहे। वैसे फ्रेंडली सवाल है ये, नमस्ते का के बिहाइंड क्या थ्योरी है, जरा मुझे भी बताइए। सर मैं केरला से हूँ लेकिन मैं गुजरात में पला हूँ। वहाँ पे नमस्ते कोई सिंपल चीज है, मेरे को हिंदी इसीलिए काफी अच्छी आती है, और नमस्ते करके कोई हिंदू वर्ड नहीं है, ये चले सही है, नॉर्मल है। ठीक है, चले सही है। अच्छा, चैट जीपीटी का थोड़ा ख्याल रखा करें। वैसे आजकल व्हाट्सएप ने भी दे दिया है कुछ ऐसी फीचर कुछ।